हेलो दोस्तों, मैं किफ़न। आज हम पढ़ने वाले हैं 14 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में शेर बहादुर देउबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाएंगे वो शेर बहादुर देउबा जी को नियुक्त किए जाएंगे। इसके पहले यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली जी सांसद में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण यह अब यहाँ के पीएम नहीं बन पाएंगे। अब जो नए पीएम बनेंगे शेर बहादुर देउबा नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल की जो राजधानी है दोस्तों वो है काठमांडू नेपाल की राजधानी है और यहीं एक प्रसिद्ध पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। नेपाल की जो करेंसी चलती है वो नेपाली रुपया चलती है यहाँ। और अगला बात करें, यहाँ के जो प्रेसिडेंट वो विद्या देवी भंडारी हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात करें, यहाँ के पीएम कौन बनाए जाएंगे? शेर बहादुर देउबा। अगला बात करें दोस्तों नेपाल के बारे में ही, तो नेपाल में ही है दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो टोटल ऊंचाई है 8,848.84 मीटर। अगला बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी बनाया जाता है। तो 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी एडमंड हिलरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे, और तेनजिंग शेरपा। नेक्स्ट बात करें कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में पर्वतों की रानी व चोमो लेंगमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेपाल और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज। नेक्स्ट, नेपाल में ही है फार्क का हेडक्वार्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फार्क की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा दी साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी और इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? बांग्लादेश में था। लेकिन वर्तमान में हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। फार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। क्या इंडिया इसका सदस्य है? तो जी हाँ, इंडिया इसका सदस्य है। देख लेते हैं 8 सदस्य कौन कौन से हैं जल्दी से फार्क के बारे में। तो फार्क के जो 8 सदस्य हैं दोस्तों, तो पहला जो है वो है अफगानिस्तान। दूसरा जो सदस्य है वो है बांग्लादेश फार्क का। एंड थर्ड जो है वो है भूटान। एंड फोर्थ है अपना देश भारत। और फिफ्थ नंबर पे है कौन सा? मालदीव। और सिक्स नंबर पे है नेपाल। और सेवन्थ नंबर पे है पाकिस्तान। और एट्थ नंबर पे है श्रीलंका। बात करें अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल और यहाँ अफगानी जो चलती है करेंसी चलती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और टका करेंसी चलती है। भूटान थिम्पू यहाँ राजधानी है, निगुलत्रम यहाँ करेंसी चलती है। भारत का तो आपको पता है नई दिल्ली रुपया। और मालदीव की माले और यहाँ रुपया चलती है। नेपाल की काठमांडू और नेपाली रुपये चलती है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद राजधानी है और यहाँ भी रुपया चलती है। और श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनेपुरम कुट्टे और यहाँ श्रीलंकन रूपी चलती है। तो अब देख लेते हैं नेपाल की बाउंड्री किससे शेयर होती है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पास ये नेपाल का मैप है। तो यहाँ पास नेपाल स्थित है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नेपाल और भूटान को भारत का कौन सा राज्य अलग करता है? तो आप देख सकते हैं नेपाल और भारत के बीच में एक है सिक्किम ही नेपाल और भूटान को अलग करता है। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्यों से लगती है? तो उत्तराखंड की सीमा लगती है इधर साइड। और इधर आप देख सकते हैं नेपाल की ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? वेस्ट साउथ वेस्ट में उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। और इसकी जो साउथ
ईस्ट में बिहार के साथ सीमा लगती है और नेपाल की सबसे बड़ी सीमा किस भारतीय राज्य के साथ लगती है, तो बिहार राज्य के साथ ही लगती है, लगभग 700 किलोमीटर से ऊपर। अगला बात करें, इधर वेस्ट बंगाल से भी सीमा लगती है और इधर सिक्किम से भी सीमा लगती है। नेपाल की जो उत्तरी सीमा लगती है वो चाइना के साथ लगती है और इसकी जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की सीमा लगती है वो तिब्बत के साथ लगती है नेपाल की सीमा। तो ये था नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। अगला बात करें ये किस लिए बनाया जाएगा, तो दोस्तों विश्व का 50% जो डॉल्फिन पाई जाती है वो बिहार में पाया जाता है और किस नदी पर पाई जाती है, ये गंगा नदी पर पाई जाती है। तो इसलिए बिहार में ही ये जो डॉल्फिन है इसके संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाता है। अगला बात करें दोस्तों डॉल्फिन के बारे में, तो यह किस नदी में पाया जाता है, तो गंगा नदी में पाया जाता है। गंगा नदी में 2 प्रकार के डॉल्फिन पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है गंगा डॉल्फिन और एक पाया जाता है इरावती डॉल्फिन। तो अपना जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है भारत का वो है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करें गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों वो भागीरथी के नाम से होता है। कहाँ, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद के गौमुख ग्लेशियर के नाम से होता है। और अगला बात करें कि गंगा नदी में 5 प्रयाग बनते हैं। कौन कौन से प्रयाग बनते हैं देख लेते हैं। तो पहला अलकनंदा और धौली गंगा की धारा से विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो होता है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संयुक्त धारा से नंद प्रयाग का निर्माण होता है। अगला बात करें अलकनंदा प्लस पिंडार नदी के संयुक्त धारा से कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। नेक्स्ट अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी के संयुक्त धारा से रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिए दोस्तों, एक भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा से कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग बनता है। और देव प्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी नदी के दोनों को संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो गंगा नदी किन 2 नदियों की संयुक्त धारा को कहा जाता है, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी का किस देव प्रयाग में, कौन से प्रयाग में नाम पड़ता है, तो देव प्रयाग में नाम पड़ता है। गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है तो 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2071 किलोमीटर है। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी में ही दोस्तों बैक्टीरियोफेज नाम का एक जीवाणु पाया जाता है जो कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खा जाता है, जिससे गंगा जी का पानी शुद्ध और स्वच्छ रहता है। अगला बात करें दोस्तों गंगा नदी के ही बारे में, तो गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, यमुना नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में T20 के इतिहास में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं क्रिकेटर क्रिस गेल इतिहास में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। अगला जो बात करें क्रिस गेल, ये किस टीम के लिए तरफ से खेलते हैं, तो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हैं। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो यूनिवर्स बॉफ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें द बॉफ के नाम से भी जाना जाता है और वर्ल्ड बॉफ के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट इन्हें फिक्सर मफिन के नाम से भी जाना जाता है क्रिस गेल को। अगला बात करें, इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं, तो टेस्ट
क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में 13 पदक, वनडे क्रिकेट में दोहरा पदक और T20 क्रिकेट में पदक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं कौन? क्रिस गेल। टेस्ट मैच के पहले गेंद पर ही छक्के लगाने वाले पहले जो बल्लेबाज हैं कौन है? क्रिस गेल हैं। क्रिस गेल ने अपना पहला जो पदक जड़ा था वो 2007 के T20 वर्ल्ड कप में किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 117 रनों की पारी खेली थी। नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं दुनिया के, तो वो हैं क्रिस गेल। 1000 से भी ज़्यादा छक्के लगा चुके हैं। 10,000 रन सबसे पहले बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? क्रिकेटर क्रिस गेल हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आईसीसी ने एक रिपोर्ट जारी किया था। आईसीसी ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि T20 में क्रिस गेल हर 10वीं गेंद पर छक्का लगाते हैं। तो ये था क्रिस गेल जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, वो है हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में बोनालू महोत्सव का आयोजन किया गया है हाल ही में। अगला जो बात करें कि इसमें रोग को समाप्त करने और शांति एवं समृद्धि के लिए यह उत्सव बनाया जाता है कहाँ? तेलंगाना में। नेक्स्ट बात करें तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना के जो CM है दोस्तों वो कौन है? सी चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। इनके पास एडिशनल चार्ज है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का भी। अगला है तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है। हैदराबाद, और हैदराबाद में ही है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट बात करें तेलंगाना में ही है काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में ही स्थित है। तेलंगाना में ही स्थित है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और अगला पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो पेंच टाइगर रिजर्व है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन हाल ही में देश का 52वां जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो श्री रामधर विषधारी टाइगर रिजर्व को बनाया गया है, जो कि कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट महोत्सव। तो कुछ इम्पोर्टेंट महोत्सव जो 2021 में बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो तानसेन संगीत समारोह यह 96 नंबर का बनाया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया गया है। और तानसेन सम्मान जो 2020 का दिया गया है वो सतीश व्यास को दिया गया है। नेक्स्ट जो है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव ये केरल में बनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव यह जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यह मणिपुर में बनाया गया है दोस्तों। कलबर पक्षी महोत्सव ये बिहार का पहला महोत्सव बनाया गया है बिहार में। राष्ट्रीय जनजाति आदि महोत्सव ये दिल्ली में बनाया गया है। और कचौथ महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश के धार जिले में बनाया गया है। खजुराहो नृत्य समारोह यह 47 नंबर का मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है छतरपुर जिले में। काला नमक चावल महोत्सव यह यूपी में बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। केला महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। बोनालू महोत्सव जैसा कि हमने देखा तेलंगाना में बनाया गया है। चपचर कूट महोत्सव यह मिजोरम में बनाया जाता है। और हेमिफ महोत्सव कहाँ बनाया गया है? यह लद्दाख में बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी कौन करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनप्रीत सिंह, जो कि पंजाब के DSP भी हैं। तो यही मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करेंगे। नेक्स्ट बात करें मनप्रीत सिंह, और एक याद रखिएगा दोस्तों मनप्रीत सिंह के साथ याद रखिएगा मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम को टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या ध्वजवाहक चुना गया है?
ध्वजवाहक खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। अगला बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत जो समापन समारोह है उसमें कौन से खिलाड़ी रहेंगे ध्वजवाहक, तो बजरंग पूनिया रहेंगे, बजरंग पूनिया। नेक्स्ट बात करें हॉकी इंडिया की, तो हॉकी से रिलेटेड है, तो हॉकी इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है हॉकी इंडिया का, ये न्यू दिल्ली में है। ज्ञानेंद्रो निगमेंद्रो जो हैं इसके अध्यक्ष हैं हॉकी इंडिया के। नेक्स्ट बात करें दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, पेरिस फ्रांस में था। लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं हाल ही में बनाए गए हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नेक्स्ट बात करें पुरुष हॉकी विश्व कप, तो पहला जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया था 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था और पहली विजेता टीम कौन थी, पाकिस्तान थी। नेक्स्ट जो पिछला वाला हॉकी वर्ल्ड कप मेंस का जो आयोजित किया गया था वो 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था, भुवनेश्वर में, और बेल्जियम इसमें विजेता थी नीदरलैंड को हराकर। नेक्स्ट बात करें कि जो अगला वाला 2023 में आयोजित किया जाएगा, ये भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला बात करें वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, तो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार फ्रांस में आयोजित किया गया था और पहली विजेता टीम कौन थी, नीदरलैंड ही। नेक्स्ट जो पिछला वाला 2018 में आयोजित किया गया था ये लंदन इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, इसमें भी नीदरलैंड विजेता थी। और नेक्स्ट जो आयोजित किया जाएगा 2022 में यह स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में UEFA यूरो कप 2020 में किसे गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है, तो किसने गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के कप्तान भी हैं, पुर्तगाल के लिए खेलते हैं। इन्होंने ही यूरो 2020 में गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है। गोल्डन बूट पुरस्कार सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें इन्होंने कितने गोल किए थे, तो इन्होंने 5 गोल किए थे और 5 गोल भी पैट्रिक फेक ने किए थे, लेकिन इन्होंने लगभग 360 मिनट में किए थे 5 गोल खेलकर, और ये 401 मिनट के लगभग ले लिए थे 5 गोल करने में। लेकिन जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो एक अतिरिक्त सहायता से गोल किए थे, इसलिए इन्हें गोल्डन बूट पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट बात करें कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है, तो ये इटली से बिलोंग करते हैं। जियान लुइगी को यूरो कप 2020 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। नेक्स्ट बात करें यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है यूरो 2020 में, तो ये पेड्रो, ये इसको सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, पेड्रो जो कि स्पेन के लिए खेलते हैं, इन्हें ही यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यूरो कप में 2020 के लिए चुना गया है। तो अगला बात करें दोस्तों यूरो कप 2020 का जो आयोजन किया जा रहा था वो यूरोप के 11 देशों में आयोजित किया जा रहा था। इसकी जो विजेता टीम है वो इटली है। किसको हरा करके जीता है, तो इंग्लैंड को हरा करके जीता है इसने। अगला जो है UEFA का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसका जो हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, हाल ही में इथोपिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अबी अहमद इथोपिया के पुनः दोबारा कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने 436 कुल सीटों में से 410 सीटों में जीत हासिल किया है। नेक्स्ट बात करें जो इनके बीच इथोपिया और इरिट्रिया के बीच में 20 साल से विवादित क्षेत्र था, इसको शांति से समझौता के लिए इन्हें 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अबी अहमद को। नेक्स्ट बात करें इथोपिया, तो इथोपिया की जो कैपिटल है वो है एडिस अबाबा, और यहाँ जो करेंसी चलती है वो बीर चलती है। क्या चलती है, बीर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हाल ही में 100% कोविड-19 की पहली खुराक का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। 100% कोविड-19 की पहली खुराक का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट बात करें लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत की गई थी, जम्मू कश्मीर से अलग करके। यहाँ 2 जिले हैं, कौन कौन से हैं? लेह और कारगिल जिले हैं। अगला बात करें, यहाँ एक चंगारा नाम की बकरी पाई जाती है, जिससे क्या निकाला जाता है? पश्मीना फाल निकाला जाता है। इनको फाइबर्स के लिए ही पाला जाता है। नेक्स्ट लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? राधा कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं इन्होंने हाल ही में एक यून टैब योजना चलाई थी, जिसके तहत छात्रों को 12,300 टैबलेट वितरित किए गए थे। नेक्स्ट हेमिफ फेस्टिवल यहीं बनाया गया है। और खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 का आयोजन यह जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया था, जिसमें जो विजेता टीम थी वो जम्मू कश्मीर की थी, कर्नाटक को हरा करके। अगला बात करें, भारत का सबसे बड़ा मेट्रोलॉजिकल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये लद्दाख में ही स्थापित किया गया है। हेमिफ नेशनल पार्क यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, 4400 वर्ग किलोमीटर में स्थित है और यह हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में ही स्थित है। बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। हाल ही में पीके बारियर का निधन हो गया है, इसको राइट कर लीजिएगा। निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुर्वेदाचार्य थे पीके बारियर। इन्हें 1999 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया और 2010 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, पीके बारिया जी का निधन हो गया है और यह आयुर्वेदाचार्य थे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।